हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम BPSC 102 कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया की यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जैसे हमने यूनिट 3 प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब क्या है, इंडिया के सिटीजन्स हैं जिनके पास क्या है, फ्रीडम है, इक्वालिटी है, जस्टिस है। ठीक है, सब लोगों को जस्टिस मिलेगा। नेक्स्ट है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखो, जो हमारा कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल राइट्स का, वो क्या है, काफ़ी टाइम पहले आ गया था, जिसने इन्फ्लुएंस किया था हमारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को, पॉलिटिकल मूवमेंट्स को और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को। इनका मेन एम है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको फ्रीडम मिले, इक्वालिटी मिले और क्या है, प्रोटेक्शन मिले। सब लोगों के पास खुद की फ्रीडम होनी चाहिए। ठीक है, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ताकि वो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1925। देखो, जो आपका कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1925 है वो सबसे अर्लीस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल था जो कि इंट्रोड्यूस किया था कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए ब्रिटिश रूल के अंडर। ठीक है, इसमें हमें फंडामेंटल राइट्स भी चाहिए। बेसिकली क्या बोला गया है कि भाई ये सबसे अर्लीस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल था जो कि इंट्रोड्यूस किया था कि भाई हमें क्या है, खुद की गवर्नमेंट चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए हमें ब्रिटिश रूल के अंडर, और साथ साथ हमें क्या है, कुछ फंडामेंटल राइट्स भी चाहिए। अब इस बिल का बैकग्राउंड देखो, जो हमारी एनी बसंत थी उन्होंने इस बिल को क्या है, ड्राफ्ट किया था। इनका मेन एम था कि भाई हमें क्या है, कोई भी डोमिनेंस नहीं चाहिए। जो बिल था वो इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, बट जो ये हमारा बिल था वो पास नहीं हुआ। इसके फीचर्स हैं, की फीचर्स हैं कि भाई हमें क्या है, हमने डिमांड की थी सेल्फ गवर्नमेंट के लिए कि हमें खुद की गवर्नमेंट चाहिए। हमने कुछ फंडामेंटल राइट्स के लिए भी क्या है, बोला था कि भाई हमें खुद की फंडामेंटल राइट्स भी चाहिए, जैसे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, हमारी ये फर्स्ट फॉर्मल अटैम्प्ट थी जिसमें कि हमने क्या है, फंडामेंटल राइट्स को भी इंक्लूड किया था कि ये सारी राइट्स क्या है, हम इंडिविजुअल्स को मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। हमने सजेस्ट किया था कि हमारे पास फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें कि जो हमारी पावर है वो डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, इसको हमने क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए भी बोला था कि भाई हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम भी चाहिए जैसा कि ब्रिटेन के पास है। ठीक है, इसके लिए भी हमने प्रपोजल रखा था, बट जो ये बिल है वो पास ही नहीं हुआ। नेक्स्ट है आपका द नेहरू रिपोर्ट 1928। ठीक है, जो नेहरू रिपोर्ट है वो एक लैंडमार्क डॉक्यूमेंट है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का। ये हमारा सबसे फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट था इंडियन द्वारा जिन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को ड्राफ्ट किया था, जिसमें क्या थी, हमें क्या है, प्रोवेंसीज के साथ साथ हमें फंडामेंटल राइट्स भी चाहिए थी। बेसिकली क्या है, ये एक नेहरू रिपोर्ट थी जिसमें क्या है, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को ड्राफ्ट किया था कि भाई हमें फंडामेंटल राइट्स चाहिए। इसका बैकग्राउंड था 1927 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिमन कमीशन को अपॉइंट किया था, तो उस कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था। ठीक है, तो सिमन कमीशन को अपॉइंट किया तो उसमें कोई भी इंडियन ही नहीं था, तो वो हमारी साइड भी नहीं ले सकते थे। इसके रिस्पॉन्स में ही ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 जो कि अपॉइंट की गई थी मोतीलाल नेहरू द्वारा, ठीक है, उन्होंने क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था कि भाई हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो इसका आउटकम था हमारी नेहरू रिपोर्ट 1928। इसके की फीचर्स हैं डोमिनेंस स्टेटस, कि भाई हमें कोई भी डोमिनेंस स्टेटस नहीं चाहिए। ठीक है, हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, हमें फेडरल स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें कि जो पावर है वो सेंटर और प्रोविजंस के बीच में डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, हमें क्या है, फंडामेंटल राइट्स भी चाहिए जैसे कि राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो इसमें हमने क्या है, इस बिल में हमने साथ साथ क्या है कि भाई हमें गवर्नमेंट भी चाहिए, हमने एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क भी ड्राफ्ट किया था कि भाई हमें क्या है, फंडामेंटल राइट्स भी चाहिए। ठीक है, क्रिटिसिज्म और लिमिटेशंस क्या है, ये कुछ ग्रुप्स द्वारा रिजेक्ट कर दी गई थी कि भाई इसमें हमने माइनॉरिटीज़ के लिए तो कुछ रखा ही नहीं। ठीक है, हमने माइनॉरिटीज़ की तो कहीं बात ही नहीं की। जो हमारा मुस्लिम लीग है उसने भी इसको बहुत ज़्यादा अपोज किया था, और जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। ठीक है,
नेक्स्ट है आपकी द स्पैरो रिपोर्ट 1945। जो आपकी स्पैरो रिपोर्ट 1945 है वो हमारा एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसमें कि हमने क्या है फंडामेंटल राइट्स के आइडिया को प्रपोज किया था। ये जो है ये प्रिपेयर की गई थी तेज बहादुर स्पर्श के द्वारा कि भाई जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक्स हैं वो रिजॉल्व हो जाए और हमारा एक जो इंडिया है उसका फ्यूचर जो है वो बहुत ही अच्छा बन जाए, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री ये बन जाए। इसके की फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, हमने क्या है फेडरल स्ट्रक्चर की बात की थी, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। इसमें हमने क्या है माइनॉरिटीज़ के राइट्स की भी बात की थी कि भाई माइनॉरिटीज़ को भी हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे और उनको क्या है रिप्रेजेंटेशन देंगे कि भाई माइनॉरिटीज़ जो है वो भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती है। और अब देखो हमने किस किस फंडामेंटल की राइट की बात करी थी इस रिपोर्ट में। सबसे फर्स्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, कि भाई हमें क्या है इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए। स्पेशल इम्पेंसेस ऑन माइनॉरिटी राइट्स, कि भाई जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए बिना किसी भी भेदभाव के, मतलब उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको इक्वल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मिलेगी, ठीक है। ये नॉन ऑफिशियल रिपोर्ट थी आपकी जो कि क्या है फुली रिजॉल्व की गई थी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स द्वारा बिटवीन मेजर पार्टीज, ठीक है। जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या है इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं होने दिया। तो बेसिकली क्या है जो आपकी स्पैरो रिपोर्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है जिसमें कि हमने फंडामेंटल राइट्स के आइडियाज़ को प्रिपेयर किया था। ये हमारी तेज बहादुर स्पर्श ने क्या है इसको प्रिपेयर किया था, ठीक है, जिसमें हमने क्या है फेडरल स्ट्रक्चर की बात की थी कि हमें एक फेडरल स्ट्रक्चर चाहिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम चाहिए। इसमें हमने माइनॉरिटीज़ के राइट्स की भी बात की थी कि भाई उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी द सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। देखो जो आपकी सब कमेटी है फंडामेंटल राइट्स पे वो आपकी क्रूशल बॉडी है, क्या है जो कि आपकी क्रूशल बॉडी है इन फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल है, इसमें हमने क्या है डिटेल दी गई है, जो भी हमारी राइट्स हैं उनकी डिटेल दी है कि भाई ये राइट इसलिए है, ये राइट इसलिए है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन देखो कब हुआ था, ये हमारी सेट की गई थी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एग्जीक्यूटेड एरियाज द्वारा, ठीक है। जो एडवाइजरी कमेटी थी आपके उसके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सब कमेटी जिनके हेड थे आपके JB कृपलानी, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसमें हमने क्या एक लिस्ट बनाई थी फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है, कि भाई सबको क्या है राइट्स मिलने चाहिए, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस, ठीक है, सेफ गार्ड अगेंस्ट मिसयूज ऑफ स्टेट पावर, कि भाई जो स्टेट है वो अपने पावर का मिसयूज नहीं कर सकती। की रिकमेंडेशन है सबसे फर्स्ट है आपकी जस्टिसेबल एंड नॉन जस्टिसेबल राइट्स को जो है वो डिवाइड किया गया था दो पार्ट्स में। जस्टिसेबल राइट्स होती है जो कि हमारे कोर्ट द्वारा इन्फोर्स की जाती है, ठीक है, लेटर वो फंडामेंटल राइट्स बन जाती हैं आपकी। नॉन जस्टिसेबल राइट्स होती है कि ये फोर्सफुल नहीं है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है हमारी स्टेट पॉलिसी के, ठीक है। इसमें लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बताई गई हैं। जो हमारी सब कमेटी है उन्होंने कुछ राइट्स जो हैं वो प्रपोज की थी, जैसे राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। देखो जितनी भी राइट्स जो है हमारी जितनी भी रिपोर्ट्स में हमने पढ़ी हैं वो सारी राइट्स आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। इसमें हमने क्या है कि भाई जो राइट्स हैं उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकते हैं, अगर कोई भी पब्लिक ऑर्डर आया है तो आपके राइट्स छीन सकते हैं, अगर हमारी सिक्योरिटी की बात है तो आपके जो राइट्स हैं वो छीन सकते हैं। आप देखो इसमें जुडिशरी का क्या रोल है कि भाई जो भी आपके राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा इंडिपेंडेंट कोर्ट द्वारा, ठीक है। सिग्निफिकेंस एक क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, आपको बैलेंस बनाया जाएगा इंडिविजुअल फ्रीडम का सोशल कंट्रोल के साथ, ठीक है। ये आपकी इंडिया डेमोक्रेसी को शेप भी देगा, ठीक है। तो देखो बेसिकली जो आपकी सब कमेटी है ऑन फंडामेंटल राइट्स उन्होंने क्या है एक लिस्ट बनाई जिसमें कि क्या है पूरा डिटेल में अपनी राइट्स के बारे में बताया था, ठीक है, जिसके चेयरमैन थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल और सब कमेटी के हेड थे आपके JB कृपलानी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइलेंट फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि इसेंशियल है हमारी लिबर्टी, इक्वालिटी
और जस्टिस के लिए। इसके फीचर हैं जस्टिसेबल इन नेचर, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके इन्फोर्सेबल हैं कोर्ट द्वारा, ठीक है। अगर वो वायलेट होते हैं तो इंडिविजुअल क्या है, सीधा जाके कोर्ट में अप्रोच कर सकता है कि भाई मेरे राइट्स जो हैं वो छीने गए हैं। तो आर्टिकल 32 जो है उसमें बोला गया है कि हार्ट एंड सोल, जो कि हमारे BR अम्बेडकर द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। नेक्स्ट है अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। कुछ राइट जो है वो सब लोगों के लिए हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि आपका आर्टिकल 14 है। कुछ जो है वो रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं कुछ सिटीजन्स के लिए, जैसे फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19। नॉट एब्सोल्यूट राइट, फ्रीडम फंडामेंटल राइट जो है वो अनलिमिटेड नहीं है। स्टेट जो है वो क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है अगर उसकी सिक्योरिटी पे बात आई, उसकी सॉर्जनिटी पे, उसकी इंटीग्रिटी पे, या कोई भी पब्लिक ऑर्डर आया है तो। नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस, मेनी राइट्स जो है वो नेगेटिव इन नेचर है, मीन्स जो स्टेट है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है उनको। कुछ राइट्स जो है वो पॉजिटिव इन नेचर है, तो जो स्टेट है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है, लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये कॉन्सेप्ट ये इंस्पायर्ड हुआ था रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट द्वारा कि सब सिटीजन्स को क्या है, प्रोटेक्शन मिलेगी। स्पेशल प्रोविंसेस फॉर वीकर सेक्शन, जो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको भी क्या है, सोशल जस्टिस मिलेगा और इक्वालिटी मिलेगी। सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, जो आपकी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड कर दी जाएंगी किसी भी नेशनल इमरजेंसी के दौरान, ठीक है। जो आर्टिकल 20 और 21 जो है उसमें बोला गया है कि भाई अगर कोई भी हमारी कंट्री में कोई भी इमरजेंसी आती है तो सब लोगों की जो राइट्स हैं वो छिन जाएंगी। फंडामेंटल राइट्स प्रमोट डेमोक्रेसी, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स है वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करती हैं, जैसे आपके पास पूरी फ्रीडम है स्पीच की, एक्सप्रेशन की और रिलीजन की। ये राइट्स जो है वो आपकी फाउंडेशन है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की। नेक्स्ट है आपकी द 6 फंडामेंटल राइट्स। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसने 7 फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड किया था, बट 44 अमेंडमेंट जो था आपका 44 अमेंडमेंट 1978 में जो आया था उसमें हमारी जो राइट टू प्रॉपर्टी थी उसको क्या है, लिस्ट से रिमूव कर दिया था। तो जब से क्या है, आपकी 6 फंडामेंटल राइट्स रह गई थी। तो सबसे फर्स्ट है आपकी राइट टू इक्वालिटी। जो राइट टू इक्वालिटी है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि बोलती है कि भाई आपके जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, एवरी इंडिविजुअल को क्या है, इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ये आर्टिकल कवर करती है 14 to 18। जो आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इंश्योर करती है कि भाई सब लोगों को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी, ये सब लोगों पे इक्वल अप्लाई होगी। जो स्टेट है वो आपकी डिनाई नहीं कर सकती, स्टेट भी क्या है, आपको इक्वालिटी देगी। आर्टिकल 15 जो है कि आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ पे, ठीक है। कुछ स्पेशल प्रोविंसेस है वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के लिए और आपकी SC STs के लिए। आर्टिकल 16 जो है वो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आप सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी गवर्नमेंट जॉब के लिए, कि भाई कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर सकता है, सब लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ जो रिजर्वेशन दी गई है हमारी बैकवर्ड क्लासेस को उनको छोड़ के। आर्टिकल 17 है कि भाई जो अनटचेबिलिटी है वो इनलीगल है, अगर वो कहीं भी पाई जाती है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है आपका। आर्टिकल 18 अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जो भी आपके टाइटल्स हैं आप उसको अबोलिश नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका राइट टू फ्रीडम, ठीक है। राइट टू फ्रीडम मीन्स कि भाई आपको पूरे फ्रीडम है कि आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। बट आपकी जो स्टेट है, जो कंट्री है, आप क्या है उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बाकी आपको पूरी फ्रीडम है एक्सप्रेशन की, स्पीच की, ठीक है। तो आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम्स जो हैं वो बताई गई हैं, जैसे सबसे फर्स्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, फ्रीडम टू रेसिडेंट एंड सेटल एनीवेयर इन इंडिया, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, ठीक है। कि आपको पूरी फ्रीडम है स्पीच की, एक्सप्रेशन की, आप कोई भी एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, आप कहीं भी घूम सकते हो, आप कहीं भी रह सकते हो, किसी भी प्रोफेशन को आप फॉलो कर सकते हो। बट स्टेट जो है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है जब हमारी कंट्री की सॉर्जनिटी या इंटीग्रिटी पे या सिक्योरिटी पे बात आएगी या कोई भी पब्लिक ऑर्डर आएगा तो। आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्वेंशन फॉर ऑफिशंस, ठीक है। भाई
अगर कोई भी इनलीगल चीज़ मिली है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। एक सेम ऑफेंस के लिए आपको 2 बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी। और सेल्फ इमिग्रेशन है आपके पास, ठीक है, कि आपको कोई भी फोर्सफुली आपका क्या है गुनाह कबूल नहीं करा सकता। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, कि आपके पास भाई पूरा अधिकार है जीने का, ठीक है, आराम से रहने का, अपनी खुद की प्राइवेसी का और लीगल एड का और क्लीन इन्वायरमेंट का। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, जो कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है 16 से 14 ईयर के बच्चे के लिए। आपके पास भी पूरा अधिकार है कि आप क्या है आराम से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेक्शन, ठीक है, कि भाई आप क्या है अगर आपको अरेस्ट कर लिया है तो आप अपने लॉयर से कंसल्ट कर सकते हो बिना किसी भी प्रॉब्लम के। नेक्स्ट है आपकी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर आपकी कोई भी फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लोट होती है तो आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। इनका मेन एम है कि जो हमारी वीकर सेक्शन है उसके साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन या इनजस्टिस ना हो। आर्टिकल कवर 23 एंड 24। 23 आर्टिकल जो है वो क्या है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके है कि अगर आप किसी से भी काम कराते हो तो उसको पेमेंट देने से डिनाई नहीं कर सकते, आप किसी को भी बाउंडेड लेबर नहीं बना सकते। आर्टिकल 24 प्रोहिबिटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, अगर कोई भी आपको 14 ईयर से कम बच्चा या 14 ईयर तक कोई बच्चा काम करता हुआ मिल गया किसी भी फैक्ट्रीज में तो क्या है ये एक ऑफेंस बन सकता है कि भाई आपको पनिशमेंट मिल सकती है। कि भाई हम क्या है इसका मेन एम है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है, प्रॉपर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये एक फंडामेंटल राइट है जो कि आपको गारंटी देती है कि भाई आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो आप। आर्टिकल कवर 25 to 28, ठीक है, आर्टिकल 25 है कि भाई आपको पूरा अधिकार है, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी भी रिलीजन के बारे में आप मतलब उनको क्या है और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हो। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है, कि आप कोई भी इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो जो भी आपको रिलीजन के बेसिस पे आपको खोलना है, जैसे कि मंदिर है आपका, मस्जिद है, वो आप इजीली खोल सकते हो। आर्टिकल 27 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ठीक है, उसको आप मेंटेन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, ओन कर सकते हो। आर्टिकल 27 अगर आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हो तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होली फंडेड, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको क्या है हमारी स्टेट जो है उसको फंड प्रोवाइड करेगी, बट हमारी स्टेट जो है वो किसी भी रीजनल इंस्टीट्यूशंस को कोई भी फंड नहीं प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट है आपके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो है वो आपको गारंटी देते हैं कि भाई जो भी हमारी माइनॉरिटीज़ हैं उसके इंटरेस्ट को हम बनाए रखेंगे, ठीक है, मतलब उनको मोटिवेट करेंगे, उनके कल्चर को हम क्या है प्रिजर्व करके रखेंगे। आर्टिकल कवर 29 to 30। आर्टिकल 29 जो है वो बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, कि भाई जो भी हमारी माइनॉरिटीज़ का इंटरेस्ट है मतलब उनकी लैंग्वेज, उनके कल्चर, उनको हम कंजर्व करके रखेंगे, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 30 जो है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू स्टेबलाइज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, कि भाई उनको किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वो आ सकते हैं, ठीक है, अपना क्या है खुद का धर्म के बेसिस पे जो भी है वो अपना इंस्टीट्यूशन वो खोल सकते हैं, उस पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ ये हमारा सबसे मोस्ट पावरफुल फंडामेंटल राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। ये बोलता है अगर आपका कोई भी राइट जो है वो अबॉलिश होता है तो आप डायरेक्ट क्या है कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। मीनिंग देखो अगर आपकी कोई भी फंडामेंटल राइट्स है वॉयलेट होती है तो आप क्या है कोर्ट की हेल्प ले सकते हो। की प्रोविंसेस आर्टिकल 32 ये गारंटी देता है कि अगर आपके साथ कोई भी गलत हुआ या आपकी खुद की फंडामेंटल राइट जो है वो छीनी गई है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। की फीचर्स हैं फंडामेंटल राइट जो है इनफोर्सेबल है आपकी, आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हो अपने जस्टिस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आपका एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का जो कि इंश्योर करता है कि भाई आपकी जो भी बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको कोई भी डिस्ट्रॉय
नहीं कर सकता, ना आपकी पार्लियामेंट ना आपका कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इसका ओरिजिन देखो कब हुआ था। जो डॉक्ट्रिन है वो इस्टेब्लिश हुई थी लैंडमार्क केस में, जब हमारा केशव नंदा भारती का जो स्टेट ऑफ केरला में ये इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, इस केस में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो बोलता है कि पार्लियामेंट जो है वो किसी को भी अमेंड कर सकती है बट उसके बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियरली उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया है, बट जुडिशरी ने कुछ एलिमेंट्स बताए हैं, जैसे सुप्रीमेंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, सर्कुलिज्म, सॉवर्निटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसकी सिग्निफिकेंस है कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकती, जो डेमोक्रेसी और इंडिविजुअल राइट्स है उसको हमें सेफगार्ड करना है। ठीक है, जो हमारी जुडिशरी का रोल है उसको हमें स्ट्रेंथन करना है और मेंटेन करके रखनी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी को। ठीक है, तो देखो बेसिकली क्या है कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को, बट उसके बेसिक स्ट्रक्चर को वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स। देखो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर में है। ठीक है, बट जो है अगर हमारी जो स्टेट है वो उस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, ठीक है, तो वो क्यों लगाती है, ताकि एक बैलेंस बना रहे हमारे इंडिविजुअल की फ्रीडम और सोशल इंटरेस्ट के बीच में। ठीक है, देखो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कब लगा सकते हैं हम, जबकि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है। ठीक है, जब हमारी कंट्री की सॉवर्निटी पे, सिक्योरिटी पे बात आती है। ये रिस्ट्रिक्शंस जो है वो फेयर होनी चाहिए, ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से कोई भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दो। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक रिस्ट्रिक्शंस जो है वो आपके आर्टिकल 19(2) और 1960 के अंडर लगाए जाएंगे आप पे। ठीक है, अब देखो क्या रीजंस हो सकते हैं जब हमारी क्या है सॉवर्निटी पे या इंटीग्रिटी पे बात आई, या हमारी सिक्योरिटी पे बात आई, या हमारे कुछ फ्रेंडली रिलेशन है फॉरेन स्टेट के साथ, कोई भी पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, कोई भी डिफेमिनेशन या कोई भी ऑफेंस हो, तो हम पे क्या है रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, या इमरजेंसी के दौरान लग सकते हैं आपके। ठीक है, टेस्ट ऑफ रीजनलेसन देखो, जैसे कि जो कोर्ट है उसने कंसीडर किया है नेचर ऑफ राइट इफेक्टिव, कि भाई रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, ये नहीं है कि आप पे कभी भी रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस है कि भाई फ्रीडम का कोई भी मिसयूज नहीं कर सकता, आपकी लॉ एंड ऑर्डर हमेशा मेंटेन रहेगी। ठीक है, एक हार्मनी रहेगी इंडिविजुअल राइट और एक वेलफेयर के बीच। देखो बेसिकली इसमें बताया गया है कि अगर आप पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं तो वो हमेशा फेयर रहेंगे और जस्टिसेबल रहेंगे। ठीक है, स्टेट को आपको रीज़न देना पड़ेगा कि भाई उनने क्यों रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। जैसे इमरजेंसी के दौरान जो है आपके फंडामेंटल राइट्स क्या है छीन सकते हैं, बट क्या है स्टेट को बाद में उसका जवाब देना पड़ेगा कि भाई हमने क्यों रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। ठीक है, आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैंने अपना क्वारी ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे को डीएम कर सकते हैं, और कोई भी डाउट भी अपना क्लियर कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।